नमस्कार। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। सीधे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करते हैं। आसमान और इन गहरे समुंदरों पर आखिर हक किसका है? क्या इन बॉर्डरलेस जगहों पर किसी एक कंट्री का एक्सक्लूसिव अधिकार हो सकता है, या फिर ये पूरी ह्यूमैनिटी की साझी विरासत है? आज हम इन्हीं सवालों के साइंटिफिक, लीगल और जियोपॉलिटिकल पहलुओं को डीपली एनालाइज करने वाले हैं। और हाँ, ये सारी चर्चा किसी हवाई थ्योरी पर नहीं है। हम डायरेक्टली बीए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के ग्लोबल कॉमन्स वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर को बेस बना रहे हैं। इस एकेडमिक सोर्स मटेरियल के जरिए हम इन हेवी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर और आसान इंग्लिश में ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि लर्निंग एकदम फोकस्ड और इंगेजिंग रहे। ओके, फटाफट से आज का रोड मैप देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे इस बेसिक पॉइंट से कि ग्लोबल कॉमन्स आखिर है क्या। फिर उसके बाद ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, हाई सीज का गवर्नेंस, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट जस्टिस, द फ्री राइडर प्रॉब्लम, और एंड में देखेंगे कि ग्लोबल गवर्नेंस को वापस से कैसे रीइमेजिन किया जा सकता है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। ग्लोबल कॉमन्स एग्जैक्टली क्या चीज़ है? सोचिए, किसी भी आम देश की इकोनॉमी उसके अपने बॉर्डर्स के अंदर मौजूद रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। लेकिन उन रिसोर्सेज का क्या, जो बॉर्डर्स से ही बाहर है? ग्लोबल कॉमन्स असल में वही शेयर्ड प्लैनेटरी रेल्म्स हैं, जैसे हमारे ओशंस, एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका और यहाँ तक कि आउटर स्पेस, जो किसी भी एक सॉवरेन नेशन की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। सोर्स मटेरियल बड़ा ही क्लियर पॉइंट रखता है कि हर देश की आर्थिक और इकोलॉजिकल हेल्थ इन्हीं बॉर्डरलेस एरियाज की स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। यानी अगर ये कॉमन्स डिस्टर्ब हुए तो उसका असर हर देश पर पड़ेगा फॉर श्योर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आती है थिंकर सूजन बक की तरफ से। उन्होंने एक बारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हाईलाइट की है। प्रॉब्लम ये है कि इन बॉर्डरलेस एरियाज को एक्सप्लॉइट करने की हमारी टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ गई है, लेकिन इन्हें प्रोटेक्ट करने वाला लीगल फ्रेमवर्क काफी पीछे छूट गया है। मतलब गहरे समुद्र में माइनिंग करने की मशीन्स तो हैं, पर उस माइनिंग को प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के लॉज उतने स्ट्रांग नहीं हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी डिस्कशन, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। आखिर इन संसाधनों की बर्बादी क्यों हो रही है? इन शेयर्ड स्पेसेस का इतना तेजी से नुकसान क्यों हो रहा है? इसको समझने के लिए ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स एक परफेक्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। गैरेट हार्डन ने 1968 के अपने फेमस ऐसे में एक बड़ी कड़वी बात कही थी, फ्रीडम इन अ कॉमन्स ब्रिंग्स रूइन टू ऑल। सच में, जब किसी शेयर्ड रिसोर्स को बिना किसी प्रॉपर रूल के यूज करने की आज़ादी मिल जाती है, तो इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट हावी हो जाता है और अल्टीमेट रिजल्ट उस रिसोर्स की पूरी तरह से बर्बादी होता है। ये ट्रेजेडी एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करती है? टेक्स्ट बड़ा क्लियरली समझाता है कि एक हाइपर कैपिटलिस्ट मॉडल में इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स को प्रायोरिटी देते हैं। अब देखिए, फायदा तो किसी एक कॉर्पोरेट एंटिटी का होता है, पर उस एक्सट्रैक्शन और पोल्यूशन की कॉस्ट पूरी ह्यूमैनिटी को चुकानी पड़ती है। और अगर ये अनचेक्ड चलता रहा तो एंड में इकोलॉजिकल बाउंड्रीज पूरी तरह कोलैप्स हो सकती हैं। तो चलिए अब थ्योरीज से बाहर निकलकर अपनी पहली फिजिकल केस स्टडी पर आते हैं, गवर्नेंस ऑफ हाई सीज। एक बेसिक सा फैक्ट है कि ओशंस अर्थ के सरफेस का ऑलमोस्ट 70% हिस्सा कवर करते हैं। पर फिर एक बड़ा ही क्यूरियस सवाल उठता है, समुद्र के इस गहरे हिस्से पर आखिर हक किसका है? किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो विशाल ओपन ओशन है, जिसे हम हाई सीज कहते हैं, वहां के रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने का अधिकार किस कंट्रोल में आता है? इसका जवाब हिस्टोरिकल लॉज के एवोल्यूशन में छिपा है। सदियों तक कस्टमरी लॉ चला, जिसे फ्रीडम ऑफ द सीज कहते थे, जहां समुद्र नेविगेशन और एक्सप्लॉयटेशन दोनों के लिए ओपन था। लेकिन टेक्स्ट दिखाता है कि मरीन बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए दुनिया को एक शिफ्ट लाना पड़ा। और फिर 1982 में आया UNCLOS। इस ट्रीटी ने डीप सी बेड को ऑफिशियली कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड घोषित कर दिया। इसका मेन आइडिया ये था कि समुद्री रिसोर्सेज का बंटवारा ह्यूमैनिटी के बीच बराबर होना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क तो बन गया, पर टेक्स्ट के अनुसार आज जो सबसे बड़ा और नया खतरा हमारे सामने है, वो है डीप सी बेड माइनिंग। इन ओशन बेड्स में ऐसे मिनरल्स छुपे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। यहाँ पर मानवता की कलेक्टिव डेवलपमेंट नीड्स और कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के बीच एक डायरेक्ट टेंशन क्रिएट हो रही है। समुद्र की गहराइयों से निकलकर आइए अब सीधा आसमान की तरफ चलते हैं और समझते हैं क्लाइमेट जस्टिस को। ये सबसे मुश्किल कॉमन्स है मैनेज करने के लिए।
वायुमंडल यानी हमारा एटमॉस्फेयर एक इनविजिबल कॉमन्स है। इसे फिजिकल रूप से ना तो फेंस किया जा सकता है, ना ही बांटा जा सकता है। सोर्स टेक्स्ट इसे लिटरली अल्टीमेट ग्लोबल कॉमन्स मानता है, जो ग्रीन हाउस गैस एक्यूमुलेशन से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। इसे गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन रूप से UNFCCC के पास है, जिसके अंडर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट जैसी इंपॉर्टेंट संधियां आती हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सोर्स मटेरियल इस क्लाइमेट गवर्नेंस को सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं, बल्कि फंडामेंटली क्लाइमेट जस्टिस की एक बैटल मानता है। इसमें ऐतिहासिक एमिशंस और कार्बन बजट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैथमेटिकल रियलिटी ये है कि ग्लोबल कार्बन बजट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा उन नेशंस ने पहले ही कंज्यूम कर लिया था जिन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और आज का पूरा क्लाइमेट डिबेट इसी हिस्टोरिकल रियलिटी पर टिका हुआ है। और इसी हिस्टोरिकल इम्बैलेंस से जन्म लेती है एक और बड़ी जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन, जो है हमारा 5वां टॉपिक, द फ्री राइडर प्रॉब्लम। आखिर इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? इसको समझने के लिए इकोनॉमिक थ्योरी का ये फ्री राइडर प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है। सिंपल टर्म्स में, ये तब होता है जब कोई देश या बड़ा कॉर्पोरेट दूसरों के कंजर्वेशन एफर्ट्स का फायदा तो पूरा उठाता है, पर एमिशन कम करने या मिटिगेशन के कॉस्ट में अपना फेयर शेयर कंट्रीब्यूट नहीं करता। मतलब मेहनत कोई और करे और फायदा कोई और उठाए। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच एक डीप डिवाइड क्रिएट करती है। इम्पार्शियली देखें तो सोर्स बताता है कि ग्लोबल नॉर्थ, जो हिस्टोरिकली इंडस्ट्रियलाइज्ड रहा है, वो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करने या मैंडेटरी क्लाइमेट रेपरेशंस देने में रिलक्टेंट दिखता है। दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के देश हैं जिनका इस क्राइसिस में कंट्रीब्यूशन सबसे कम रहा है। उनकी डिमांड बड़ी बेसिक है, इकोनॉमिक इक्विटी, डेवलप होने के लिए एटमॉस्फेरिक स्पेस और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो आखिर इस डेड एंड से निकलने का सोल्यूशन क्या है? आइए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, रीइमेजिनिंग ग्लोबल गवर्नेंस। टेक्स्ट के एंड में आते आते ग्लोबल गवर्नेंस को बिल्कुल नए तरीके से इमेजिन करने की बात की गई है और ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट किया गया है भारत के सिविलाइजेशनल ईथोस को एक सॉल्यूशन की तरह। इंडिया का विजन 2 मेन स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला है पंचअमृत, जिसमें नॉन फॉसिल एनर्जी एक्सपैंड करने और नेट जीरो गोल्स को अचीव करने की एक अग्रेसिव टेक एम्बिशन है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड न रहकर माइंडफुल और सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात करता है, जो कि हमारी इंडिजिनस इकोलॉजिकल रूट से जुड़ा है। आज के इस एक्सप्लेनर से सबसे बड़ा टेक अवे यही निकलता है कि इन ग्लोबल रिसोर्सेज को बॉर्डर्स में डिवाइड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और एंड में एक बड़ा ही प्रोवोकेटिव सवाल छूट जाता है हम सबके लिए, क्या बॉर्डर्स और डिवाइडेड पॉलिटिकल सिस्टम्स को भूलकर ह्यूमैनिटी कभी एक होकर इस प्लैनेट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बचा पाएगी? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर मिलकर सोचना और एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।